Hey everyone, this is Ramesh Mandal and welcome to our podcast The Passion Story, brought to you by Areva. आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर राहुल भविष्कर, फाउंडर ऑफ स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। मेक श्योर आप ये पॉडकास्ट पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। होप यू विल एंजॉय। तो सर आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। और आप? मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो सर आप एक बार हमारे ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या किया है मतलब। Sure. So guys, hello guys, and thanks Areva for inviting me for this podcast. जब मैंने इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। आई एम आफ्टर माय 10th आई वाज इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जड़गांव फॉर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन मैंने 1.5 साल जॉब किया बॉश नाम की कंपनी, आप जानते होंगे। तो बॉश में मैं 1.5 साल था। देन मैं इंजीनियरिंग को गया आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है हमारे दुधे डिस्ट्रिक्ट में, शिरपुर में। वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। एंड देन इन 3 years ऑफ इंजीनियरिंग हम गो कार्ट्स बनाते थे, व्हीकल्स बनाते थे फॉर नेशनल लेवल कंपटीशन, और मैं वाइस कैप्टन था वहाँ पे। ओके। और बहुत सारे इवेंट्स हम खेलते थे। और जब मैं 7th सेमेस्टर में था ऑफ माई इंजीनियरिंग, तो कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जिसको हम इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने बिजनेस कॉम्पिटिशन्स लॉन्च किए थे। तो मैं और मेरी दोस्त थी यासिमा खान, और हमने वो स्टार्ट किया था स्वदेशी इंडियन हैंडीक्राफ्ट के नाम से, इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर से ही। और उस कंपटीशन में हमें फर्स्ट प्राइज आया था, और वहाँ से हमारी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू हुई थी। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। सर ये काफी अच्छा लगा सुनकर। सर आपका मतलब कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है क्या पहले बिजनेस का? नहीं, आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मेरे फैमिली में मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, मॉम हाउस वाइफ है, और फैमिली में कोई भी नहीं है। आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। अच्छा सर, आप ये बता सकते हैं कि आपने कैसे ढूंढा, मतलब आपको कैसे रियलाइज हुआ कि अब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब एज अ करियर चूज करना है? क्योंकि आपने पहले वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी होगी, तो आप वही जॉब वगैरह सोच कर ही आपने स्टार्ट किया होगा उसको। देन आपको कैसे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे ना एंटरप्रेन्योरशिप को ना एज अ फुल टाइम करियर चूज करना है? तो आपको मतलब कैसे रियलाइज हुआ ये? यस, सी देखो, अभी हम इंडिया में रहते हैं और इंडियन पीपल्स आर मोर क्रिएटिव। तो हम जब भी कभी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए, राइट? और कैलकुलेटेड रिस्क भी लेनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे एक सवाल काफी बार होता है कि यार आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आप क्या कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट्स में आप क्या कर रहे हो? तो ऐसा हुआ था कि ऐसे ही घूमते घूमते मैं छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। ओके, मैं ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा करता हूँ। तो हमारे इंजीनियरिंग सिटी जहाँ पे है, शिरपुर में, एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का एग्जीबिशन आया। और ऐसे ही समर था, और क्या हुआ कि नीम के पेड़ के नीचे एक गुड़िया थी जो मिट्टी के बनाए हुए बैल होते हैं ना, वो बेच रही थी, और वो प्योर हैंडमेड थे। और एग्जीबिशन में बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और प्रोडक्ट के कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई थे। और वो महिला भीड़ धूप में वो बेल्स बेच रही थी। तो मैं उनके पास गया, मुझे ऑब्जर्व हुआ कि क्या हुआ, आपके बेल्स क्यों नहीं बेच रहे, आपके प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बेच रहे? तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आपका नाम क्या है? मैंने बोला आजी। हमारे इसमें दादी माँ को आजी बोलते हैं महाराष्ट्र में। मैंने उनसे पूछा कि आजी क्या हुआ? वो बोले कि यार ये बैल जो है मुझे 15 रुपए में बना के मिलता है, मतलब मेरी ओन कॉस्ट 15 रुपए है, बट लोगों को उसका रियलाइजेशन नहीं है। उन्होंने उनके हाथ के लगे चटके वगैरह मुझे सब दिखाए, और देखो मैं इतने हार्डवर्क से बनाती हूँ, और 15 रुपए में लोग मुझे पड़ता है, मैं 20 में सेल करना चाहती हूँ, बट लोगों को उसका रियलाइजेशन नहीं, वो 10 रुपए में मांगते हैं। तो वहाँ पे मुझे 10 रुपए का लॉस होके मुझे घर चलाना है, मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई करवानी है, सारी चीजें हैं, तो मुझे बेचना ही पड़ता है। वो 10 रुपए लॉस में हर पेड़ के पीछे लेती, बट वो मुझे बेचना पड़ता है। तो वही मैंने, वो मेरी जो दोस्त थी आसिमा, और जो मेरे सर है सागर मौर्य सर थे हमारे ईडी सेल के हेड, उनको मैंने बताया कि सर ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो उनको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मेरी दोस्त को भी वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा।
और कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि उस साल यूनिवर्सिटी ने बिजनेस कंपटीशन भी लॉन्च कर दिया और हमने पार्टिसिपेट कर लिया, वहां से चल पड़े। काफी अच्छा है सर। सर एक और चीज है, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स, जैसे आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, है ना, तो आपके पेरेंट्स का भी तो ये होगा कि मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में जाए या फिर कोई अच्छा जॉब ले ले, सिक्योर जॉब ले ले, और देन उसके बाद सोचेंगे। क्योंकि कितने पेरेंट्स होते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि पहले कोई जॉब कर ले, पैसे कमा ले और फिर बिजनेस करियो। तो आपको भी ऐसा कहा होगा ना आपके पेरेंट्स ने, तो आपने उन्हें कैसे बनाया कि नहीं मैं इसे फुल टाइम करियर करूंगा और अच्छे से करूंगा, उससे बेहतर करूंगा? तो आपने ऐसा क्या किया कि वो मान गए आपको? मेरे पापा जो है वो मुझे आज तक एग्जांपल्स देते हैं कि उनका बेटा गवर्नमेंट में हो गया, उनका बेटा क्लर्क हो गया, उनका बेटा मेरे पापा एसटी महामंडल जो है हमारा बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उसमें है। तो आज भी वो मुझे बोलते हैं कि उसका बेटा हेल्पर में सिलेक्ट हो गया, उसका बेटा वेंडर बन गया, वेल्डर हो गया, ऐसा वैसा। तूने इतना इंजीनियरिंग की, तुझे 9.81 का CGPA है, ये है वो है, तू जॉब क्यों नहीं करता? तो मैंने उनको यही बोला था कि पापा देखो, जिनके ड्रीम्स बड़े होते हैं और जिनके ड्रीम्स बड़े होते हैं उनको कुछ अलग करना होता है और वो हटके होते हैं पर्सन, और मैं भी वैसा ही हूँ। मुझे कुछ अलग करना है अपनी लाइफ में, और मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं आता। आई ऑलवेज सपोर्ट लीडरशिप। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे कलीग्स हैं स्टार्टअप्स में, उनको मैं यही बताता हूँ कि यार लीडरशिप करो, एक टीम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। और वो मुझे इंजीनियरिंग के दौर से ही आने लग गया था, क्योंकि आई वाज अ कैप्टन, वो मैनेजमेंट का स्किल वही से डेवलप हो गया था। तो मैंने यही कन्विंस किया था पापा और मम्मी को कि देखो मुझे करना है। आई एम द सिंगल सन ऑफ माई पेरेंट्स। 2 सिस्टर्स है, उनकी शादी हो चुकी है। जीजाजी भी जो है मेरे, वो दोनों गवर्नमेंट जॉब पे है। वो ज्यादा प्रेशर था और कि देखो आपके जीजाजी भी गवर्नमेंट है, आपकी सिस्टर्स भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वो भी अभी जॉब करेगी, और तू क्या कर रहा है? ऐसा मैंने हो उनके जाता मन है रखने के लिए ऐसा हो जाता है कि मेरा फैमिली में ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब से हो तो ज्यादा प्रेशर आ गया होगा आपके ऊपर, है ना? हाँ। तो मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, नासिक में एक कंपनी थी, उसमें मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। बट कैसा है यार कि जब हम ये बोलते हैं ना, अगर हमें दिया दिख जाए दूर से, इफ यू हैव अ क्लियर विजन और आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे यही करना है, तो हम उसको खुद को झोंक देना चाहिए कि चलो अभी करना ही है। और हम इतना भी एजेड नहीं हो चुके हैं और इतना भी हम क्या बोलेंगे, बहुत एल्डर हो चुके हैं, वैसी भी बात नहीं है, राइट? तो मैंने उनको बोला था कि यार मुझे ट्राई करने दो, कुछ साल मुझे दो आप, और मुझे करना है। अगर आप नहीं होता है तो मैं खुद चल के छोड़ दूँ, राइट? आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं मेरी टीम बनाऊंगा, मैं लोगों से कांटेक्ट करूंगा, आपको कुछ पे ट्रस्ट है तो मुझे प्लीज थोड़ा समय दीजिए। मेरे साथ मेरे सर लोग भी मुझे सपोर्ट करते थे, कॉलेज के PL सरोदे सर हो गए, या इंजीनियरिंग के हमारे सागर मौर्य सर हो गए, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। तो उन्होंने एग्री किया, और जब मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला था तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार बंदा तो कुछ कर रहा है, इसलिए फिर वो मुझे भी सपोर्ट भी करने लगे। काफी अच्छा है सर। आपका जो स्टार्टअप है स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट, उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है आपका, मतलब करते क्या हो आप उसमें? तो स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का पहला नाम इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, जो हमने कॉलेज लेवल पे स्टार्ट किया था, और उस टाइम वो MSc में रजिस्टर्ड था, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हमने वो तकरीबन 6-7 महीने MSc में रहे, और हमें वो ज़्यादा लीगल ही नहीं था, और देख बेसिक रजिस्ट्रेशन होता था वो। तो मेरा इंक्यूबेशन भी हुआ था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के भाऊ इंस्टीट्यूट में, हमारा इंक्यूबेशन था। हमने वहाँ पे 1 साल रहे उनके साथ, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, टू बी ऑनेस्ट। और वो कैसे मिला था मुझे कि हम कंपटीशन विन हुए थे, तो मुझे इंक्यूबेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। तो हमने फिर उसको प्राइवेट लिमिटेड करना चाहा, तो 6 अप्रैल आज ही हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है कंपनी का, कोइंसिडेंसली। कांग्रेचुलेशन सर। यस। तो 6 अप्रैल 2021 को हमने उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया, और उसका मेन मोटो ये है कि देखो लोकल आर्टिसंस जो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को, उनको एवरेज इनकम सोर्सेस प्रोवाइड करना, राइट? उनको जितना मुनाफा चाहिए उतना मुनाफा उनको हमारी तरफ से जाना चाहिए। उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट अवेलेबल करके देना, उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करना। हैंडीक्राफ्ट्स रिलेटेड आपको जो भी कुछ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे इन लो कॉस्ट और विदाउट डैमेजिंग,
और हम प्लास्टिक फ्री डिस्पैचिंग सिस्टम भी फॉलो करते हैं। हमारे डिस्पैचिंग सिस्टम में देयर इज नो यूज ऑफ प्लास्टिक, राइट। और सबसे बड़ा ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं जो लोकल आर्टिसंस है। सबसे बड़ी और एक बात, जो हमारा इंडिया है, इट्स फेमस फॉर इट्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कल्चर, राइट। जो हमारी संस्कृति है, मंडला आर्ट्स, वारली पेंटिंग से हमारे आदिवासी भाई बहन या मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा था। तो आवर प्लेटफॉर्म इज नॉट ओनली सेलिंग द प्रोडक्ट्स, और उनको प्रमोट भी करते हैं, उनके वर्कशॉप्स भी लेते हैं, एग्जीबिशन भी लेते हैं, उनके रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं आर्ट्स, और बहुत जल्द हम फ्रेंचाइजी भी देना चाहते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। सर आपने अभी एक इंक्यूबेशन के बारे में बात किया, तो आप एक बार बता सकते हैं डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में, कि इंक्यूबेशन होता क्या है बेसिकली? ओके, सो इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संस्था मान लीजिए, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन मान लीजिए कि जो बडिंग स्टार्टअप्स होते हैं, जो इमर्जिंग स्टार्टअप्स होते हैं, उनको पिच डेक फॉर्मेशन, मार्केट सर्वे, अभी मुझे तो कुछ जीरो नॉलेज था जब मैकेनिकल कोर ब्रांच से मैं आया हूँ। हाँ। ये पिच डेक, वैल्यूएशन, इक्विटी, ये सब क्या है, राइट। तो इंक्यूबेशन सेंटर में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपकी आइडिया बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर्स, गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर था मेरा, तो आइडिया बेसिकली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें आपके साथ यूएसपीज, बहुत हटके यूएसपीज होने चाहिए आपके। देन अगर आप सिलेक्ट होते हो तो दे विल टीच यू हाउ टू डू अ स्टार्टअप, हाउ टू रन अ स्टार्टअप, और वो आपके लीगलाइजेशन का भी ध्यान रखते हैं कि आपको कौन से रजिस्ट्रेशन करने चाहिए, आईएसओ कब लेना है, जीएसटी सर्टिफिकेट्स कब निकालने हैं, प्राइवेट लिमिटेड के फायदे क्या हैं, ये सारी चीजें इंक्यूबेशन में मिलेंगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, इन्वेस्टर्स कहाँ से सर्च करना, राइट। बीइंग अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, हमें आज तक बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के हमें कॉन्टेक्ट्स नहीं पता होते, उनके साथ बातें कैसी करनी है ये पता नहीं होता है। हम कैजुअल बिहेवियर करते हैं, वो नहीं चलता इन्वेस्टर्स को। तो वो सारी चीजें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। बहुत बड़े बड़े 30-30, 40-40 साल, 10-10, 12-12 साल एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, या मैं क्या कह सकता हूँ कि वो ऑलरेडी ओनर्स होते हैं बहुत सारी कंपनीज के। वो आपको सिखाते हैं कि पिच डेक कैसे बनाना है, आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा, इक्विटी क्या होता है, आपको प्रेजेंटेशन के सामने बोलना कैसा है। ये सारी चीजें इंक्यूबेशन सेंटर से हेल्पफुल होती है। ओके सर, एक और क्वेश्चन है ये कि आपको मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्योंकि आपने अपने स्कूल के टाइम में अपने कॉलेज के टाइम में स्टार्ट किया था, है ना, जहाँ पर बच्चे अपना मतलब ज़्यादा मजे करने की सोचते हैं, वहाँ पर आपने स्टार्टअप करने का सोचा, एंटरप्रेन्योरशिप चूज करा, तो वहाँ पर आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, मतलब आपके दोस्तों को लेकर या फिर फैमिलीज, रिलेटिव्स या सोसाइटी को लेकर आपको क्या डिफिकल्टीज आई, और आपने उन्हें फेस कैसे किया है इस तरीके से? तो बेसिकली कॉलेज में तो ट्रोल्स बहुत होते थे मुझे क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई वाज द स्पॉटलाइट नहीं था हमें, बट कुछ लोग जानते थे बिकॉज ऑफ व्हीकल्स वगैरह बनाते थे। नेशनल अवार्ड्स कॉलेज के टाइम से ही हम टीम के लिए लेके आते थे। नॉट ओनली मी, मेरी टीम पूरी बोलूंगा, क्योंकि मुझे क्रेडिट लेना अच्छा नहीं लगता। तो पूरी टीम हम काम करके वो अवार्ड्स लाते थे। तो थोड़ा सा फ्लैश में था, और उसमें ये था कि ऐसा था कि मैं जॉब करके आया था, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ ये इससे मैं 2 साल बड़ा था, और ये ट्रोल्स के लिए और एक प्लस पॉइंट हो गए यार मुझे चाचा कुछ भी ऐसे फनी मेम्स बनाते थे मेरे, बहुत ज्यादा मेम्स बना के वायरल करते थे, ऐसा था वैसा था। और एक बार ऐसा हुआ कि जब मैंने स्टार्टअप कंपटीशन जीता तो कॉलेज ने होर्डिंग्स वगैरह लगा दी या बैनर्स लगा दिए पूरे कॉलेज में कि यार स्टूडेंट नहीं, कॉलेज में देखो अभी कंपनी स्टार्ट हो रही है, ऐसा है वैसा है। तो और ज्यादा ट्रोल्स बढ़ गए, इतना खतरनाक हो गया कि वो स्नैपचैट पे फिल्टर आता था कि अगर आप इंसान का भी फोटो लगाते हो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी वो बहुत वायरल हुआ था। इंस्टाग्राम पे पेजेस बना के लोग मेरे फोटोज डालते थे। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मैं तो किसी के फंदे में पड़ता नहीं था। तो फिर मैंने एक बार देखा, और हमारे शुभचिंतक होते हैं ना फिलहाल कि हमने वो पेजेस फॉलो भी नहीं किए, बट हमें स्क्रीनशॉट आते थे मुझे कि राहुल देख तेरा आज फोटो आया है, इस पेज पे आया है। मुझे जनरली हंसी आती थी, तो मैंने बोला यार इसको कहीं ना कहीं पे स्टॉप करना चाहिए, इन जो एडमिन्स है इनको ढूंढना चाहिए और इनको अभी हमें स्टॉप करना है। मैंने एक पेज पे ऐसे ही कमेंट कर दिया कि चलो ठीक है यार,
इंटरेस्टिंग इन मी, और आप बहुत ज़्यादा टाइम मेरे फोटोज एडिट करने में, ये मेम्स क्रिएट करने में या वीडियोस बना के डालने में कर रहे हो, और आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ नया सीखने के ट्राई करो, मेरे साथ कंपटीशन करने की ट्राई करो, या मेरे साथ स्टैंड होने की करो, और उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, राइट? ना कि आपका टाइम इस फालतू चीजों में वेस्ट करो, आपका टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करो, देन आप कुछ कर सकते हो और आप भी राहुल भाविस्कर बन सकते हो। ऐसे मैंने बड़ी सी अच्छी वाली कमेंट डाल दी, 4-5 दिन में देखा तो सारे पेजेस पे मेरे सारे फोटोज रिमूव हो चुके थे। तो वो हुआ। देन फैमिली इश्यूज ऐसे हैं कि पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, तो फोन आते थे पापा को कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसका तो इंजीनियरिंग हो गया। पापा बहुत प्राउडली बोलते थे हाँ उसको 9.8 का CGPA आया है, वो अभी ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, या उसका प्लेसमेंट हुआ है, वो जाने वाला है। बट मैंने ऐसे ही यू टर्न ले लिया और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में चले गए। तो वो भी जब मेहमान आते थे, लॉकडाउन था तो कोई ना कोई आता था घर पे, तो फिर क्या कर रहा है तो अभी ऐसा है वैसा है, अरे छोड़ ये सारी चीजें, बंद हो जाते हैं स्टार्टअप्स ये वो। तो उनको मैं यही बोलता था कि देखो भाई, मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं कल नहीं या परसों कुछ ना कुछ होगा ही, और मैं करके ही रहूंगा। बस आप आपके बच्चे संभालिए, आपके बच्चे जो हैं वो आप वो संभालिए, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। और ना ही कुछ हुआ मेरे स्टार्टअप का तो यार मेरे पास डिग्री है, कोई ना कोई तो जॉब दे ही देगा। बट मैंने वो उनको बड़े प्यार से मैं समझाता था कि यार देखो मुझे स्टार्टअप करना है, और मुझे तो ऐसा ही बोला गया कि 4-5 महीने में तेरा बंद हो जाएगा, 4-5 मंथ्स में तेरा बंद हो जाएगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बोलते थे, और मैंने ऐसे ही एक बार ग्रुप डिस्कशन में बोल दिया था दोस्तों के पास, हमारा कट्टा होता है ना, दोस्त चाय वगैरह पीते हैं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मैं ना यार मेरे स्टार्टअप को नेशनल लेवल पे देखना चाहता हूँ, और मेरे स्टार्टअप को नेशनल लेवल अवार्ड देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी गालियां मिली थी कि कुछ नहीं होगा तुझसे, कुछ नहीं होगा, और ये बात मैंने मार्च में बोली थी, और अगस्त में मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला। तो वो जो बोलते थे वही लोग मेरे स्टेटस रखने लग गए थे कि कांग्रेचुलेशंस राहुल, तूने जो बोला था वो करके दिखा है। अभी चल रहा है चल। और अभी वो रिलेटिव्स क्या कहते हैं, मतलब तब तो उन्होंने आपको ट्रोल किया, और अभी क्या कहते हैं? अभी उनके बच्चे 12th में हैं, अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो अभी वो उनके बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि दादा हमें भी कुछ करना है, मेरे दिमाग में भी कुछ आइडिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं उनको अवॉइड नहीं करता, तो मैं उनको एक ही बोलता हूँ कि भाई तेरे पापा ने तो मुझे बहुत गालियां दी थी 1 साल पहले, अभी तू कर रहा है तो पहले पूछ ले तेरे पापा से, नहीं तो फिर तुझे भी बोलेंगे। बट वो अभी बोलते कि नहीं राहुल कुछ कर रहा है यार, वो बिजनेस सेट हो रहा है उसका धीरे धीरे, अभी तो फंडिंग के पास भी जा रहा है, तो उससे कुछ सीखो, आप उससे बातें करो, बड़ा टॉकेटिव पर्सन है, उससे बातें करो, कुछ ना कुछ आप सीखोगे। और वो यूजुअली मुझे कल भी फोन आए थे, परसों भी आए थे। ये है यहाँ पर बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी ना, जब वही जिन्होंने आपकी बुराई करी हो और वही आपको बोले कि इससे एडवाइस लो, ये अच्छा कर रहा है ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है, ऐसा कुछ है ना? फीलिंग इन द सेंस मुझे ऐसा प्राउड वाली फीलिंग नहीं आती, बट मुझे एक फीलिंग आती है कि लोग अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, राइट? हमने जो इनिशिएटिव 1 साल पहले लिया था, अभी हमने जो किया था, एक्चुअली मैं उनको नीचा नहीं दिखाना चाहता, या मैं उनको ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट, बट अभी वो रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ यार बच्चा पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा है, उसका आउटपुट अभी आने लगा है, और ज्यादा वो हर दिन कुछ ना कुछ आर्टिकल्स उसके आते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, तो वो बधाइयाँ भी देते हैं और खुश भी होते हैं, और अभी वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि चलो यार तू 1 साल में इतना आगे आ गए, और तू आगे जाएगा, तुझे कुछ भी लगेगा बेटा तो हमें बताना। एटलीस्ट वो अभी ये बोलने लगे, दैट इज क्या बोलूँगा, मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि चलो पहले इग्नोर करते थे, अभी एटलीस्ट सपोर्ट तो करने लग गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, जब कोई भी स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कुछ अलग चूज करता है ना, जो अभी स्ट्रीम चल रही है, मेन स्ट्रीम जो होता है जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, CA, इनसे कोई अलग चूज करता है ना, तो रिलेटिव हो गया, फिर सोसाइटी हो गई, जो 4 लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ कहते ही है ना? yes. तो आपको क्या लगता है, जैसे कि अगर किसी यूथ ने अभी स्टार्ट करा है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कोई अलग चीज, अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया है, और उसके साथ ये हो रहा है,
कि कोई 4 लोग उनको बोल रहा है, फिर कोई रिलेटिव उनको बोल रहा है, तो उनको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? तो देखो, एज अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर सभी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है पैसा, राइट। हम जब बच्चों के दिमाग में आइडिया है, उनका पिच डेक रेडी नहीं है, उनको इंक्यूबेशन नहीं है, उनको गवर्नमेंट फंडिंग्स के बारे में नहीं पता, सिर्फ आइडिया में ही वो पैसे के बारे में सोचने लग जाते हैं, राइट। कि यार मेरे पास तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी उसको तो पैसे लगेंगे, फिर वो छोड़ देता है, राइट। बट यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो या बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, दे आर रेडी टू हेल्प यू, राइट। कहाँ पे हम जाते हैं ना कि वो फर्स्ट स्टेप, सिर्फ मार्केट में फर्स्ट स्टेप लेना के लिए हम डरते हैं, राइट। तो मैं जो अभी आने वाले एंटरप्रेन्योर्स होंगे इस इंटरव्यू पे देने के बाद, या जो भी कुछ आने होंगे, उनको मैं तो यही बोलूंगा कि यार डरो, राइट। क्योंकि आप डरोगे, एंटरप्रेन्योरशिप आपको बनना है, यू वांट टू बिकम अ सीईओ, यू वांट टू बिकम अ फाउंडर, तो फर्स्ट थिंग कि आप तो डर छोड़ दो। इफ यू हैव डर, यू मतलब आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते, राइट। रिस्क टेकर होना चाहिए, बट वो रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना हमें तैरते नहीं आता है तो हम डायरेक्ट सी में तो जंप नहीं करेंगे, राइट। हम पहले किसी तालाब में या किसी रिवर में हम प्रैक्टिस करेंगे, या स्विमिंग पूल में या कुएं में प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज प्रैक्टिस, और ट्रायल एंड एरर बेसिस इज नथिंग बट अ बर्डिंग एंटरप्रेन्योर, राइट। तो यार सीखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को। ऐसा अभी क्या है ना, बहुत सारे, मैं उन शोज का नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे ऐसे शोज आ गए, तो वहाँ पे जाओ 25 लाख मिल जाएंगे, 30% इक्विटी दे दो, सब कुछ हो जाएगा। और हर कोई अभी यूनिकॉर्न बनना चाहता है, राइट। 2 साल में मेरा स्टार्टअप 3,000 करोड़ कमाएगा, ऐसा सोचते हैं लोग स्टार्टिंग में ही, है ना। अरे भाई तेरे पेज के फॉलोअर्स 100 में और तो 3,000 करोड़ का सोचना है, दैट इज रॉन्ग थिंग ना। एटलीस्ट तो तू सीख तो जा पहले, तू करना क्या चाहता है, राइट। स्टार्टअप इकोसिस्टम इतनी बड़ी है इंडिया में भी, और इंटरनेशनल मार्केट में भी, या महाराष्ट्र में भी, या आपके स्टेट में भी इतनी बड़ी स्टार्टअप्स हैं, इतने ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड होते हैं या आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है जो अनरजिस्टर्ड है, फिर भी करोड़ों रुपए छापते हैं, राइट। तो इस पूरे स्ट्रीम में अगर आपको सर्वाइव करना है, तो पहले खुद को भी मॉडिफाइड करना होगा, खुद को भी उस ढंग से आपको बनाना होगा, राइट। अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही डर जाओगे कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप हाफ वे तक भी नहीं जा सकते। इसके लिए क्या होता है ना कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ऐसा भी होता है ना कि जब हम कोई चीज स्टार्ट करने जाते हैं, तो हम पहले ही अपने दिमाग में प्रॉब्लम्स एंड बना लेते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ सकती है और इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, जबकि वो प्रॉब्लम्स होती भी नहीं इतनी बड़ी, वो छोटी प्रॉब्लम्स होती है। जब आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो वो चीजें अपने आप सॉल्व होने लग जाती है ना। या फिर और जर्नी में हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि हम पहले हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, सॉल्यूशन देखा नहीं उसका, और बस बैठ गए बिना कुछ किए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है खुद ही कि ये प्रॉब्लम है भाई, मैं कैसे करूंगा, है ना। और शुरू भी नहीं करते इसकी वजह से। सर, तो इस पे बढ़ते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे बिजनेसेस को काफी इफेक्ट हुआ था, तो आपके बिजनेस को क्या इफेक्ट हुआ था और आपने उससे उस टाइम पे कैसे मतलब अपने बिजनेस को वहां से निकाला? तो लॉकडाउन हर किसी के लिए क्या बोलूंगा, बुरा नहीं था, राइट। ई कॉमर्स सेक्टर में लॉकडाउन को बहुत ज्यादा चलाया, राइट। फिर वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, होम डिलीवरी होती थी, या बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है लॉकडाउन में। इसलिए मैं लॉकडाउन को बुरा नहीं मानता, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। उस टाइम मैंने क्या किया था कि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास पैसा नहीं था, राइट। तो यार इन्वेस्टर्स नहीं है, घर से मैं फंड ले नहीं सकता, राइट। क्योंकि मेरे पापा सिर्फ एक कंडक्टर है, बस कंडक्टर, वो उनकी सैलरी उतनी नहीं है कि मैं घर से 4-5 लाख डाल दूं, राइट। तो अभी करे तो क्या करें। तो यार आप इंजीनियर हो, आप एक फाउंडर हो, आप एक सीईओ बनना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन 2 या प्लान भी ऑलवेज रेडी होना चाहिए, राइट। तो मैंने सोचा कि यार अभी क्या कर रहे हैं ना बच्चे, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे लिंक्डइन पे देखा, मैं लिंक्डइन बहुत ज्यादा चलाता हूँ कि यार क्या कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं,
राइट, बड़े बड़े सीईओज लोग क्या कर रहे हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं। तो वो वर्ड आया इंटर्नशिप्स, राइट। मैंने भी बहुत की थी IIT बॉम्बे वगैरह में वर्चुअली, तो मैंने बोला क्यों ना हम इंटर्नशिप्स लें, राइट। अभी बच्चों को पैसे, उस टाइम पैसा इतना जरूरी नहीं था, लॉकडाउन में लोगों को सर्टिफिकेट्स चाहिए थे, उनका टाइम उनको स्पेंड करना था, या घर पे बैठ के भी यार 1-2 सर्टिफिकेट्स गेन कर लेंगे, कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक पोर्टफोलियो में वो ऐड हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही ऐड डाल दी फर्स्ट कि चलो हम इंटर्नशिप्स लेते हैं। आपको झूठ लगेगा, वी हैव 280 रजिस्ट्रेशंस टू आवर गूगल फॉर्म फर्स्ट इंटर्नशिप में। तो मैंने, मेरी दोस्त थी आसिमा मेरे साथ, मेरा दोस्त था दीपेन, बोला यार इतना बड़ा बल्क में रजिस्ट्रेशन तो क्या करें। तो राहुल बोले हम प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी है, हमारे लिंक्डइन पेजेस सब कुछ लीगल है, तो क्यों ना हम पूरा लीगली प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हमने उनके इंटरव्यूज लिए, सब कुछ लिए, शॉर्ट लिस्टिंग किया, ग्रुप डिस्कशन किया, सब कुछ, और उसमें से 120 इंटर्न्स हमने हायर किए। और हमने बिगिनिंग से ही, अभी भी हमारी टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बिगिनिंग से ही PR पब्लिक रिलेशन अलग है, HR अलग है, देन आपका डिजिटल मार्केटिंग का सेगमेंट अलग है, देन आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है। तो हमने उस इंटर्न्स को हर एक सेगमेंट में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 इंटर्न्स को डाल दिया, और उनको बोला कि हम उनको गाइड करते थे, ऐसे ही जूम पे या गूगल मीट पे। सब्सक्रिप्शन के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट, 1200 रुपए पर मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए भी पैसे नहीं थे। तो हमने उस पर भी सोल्यूशन निकल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सा है भाई, मीट। तो गूगल मीट मिला हमें, चलो 100 पार्टिसिपेंट्स हम गूगल मीट में फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। तो थे हमारे पास 120, तो हम 60 की बैच फर्स्ट हाफ में लेते थे, 60 की बैच शाम को लेते थे, और वही टास्क, वही पैरामीटर्स 2 बैच को 2 टाइम बताते, और वैसे ही उनको बोलते थे कि पेजेस के फॉलोअर्स बढ़ाइए, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कीजिए, प्रोडक्ट सेल कीजिए, आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा, वो मिलेगा। हमने ऐसे तकरीबन विदिन अ ईयर हमने 650 इंटर्न्स हमारे साथ तैयारी की विदिन 1 ईयर, राइट। उनसे इतना बेनिफिट हुआ हमें, और हमने सभी को लीगली सर्टिफिकेट्स भी दिए, कुछ जो अच्छे इंटर्न्स थे उनको ट्रॉफीज भी घर पे भेजी, कुछ स्टाइपेंड भी दिया हमने। जब हमारा अर्निंग होने लगा था तो हमने स्टाइपेंड्स भी दिए, ट्रॉफीज भी सेंड किए, गुडीज भी सेंड की कुछ इंटर्न्स को, सारे सर्टिफिकेट्स, वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स भी उनको दिए। और आज भी मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे इंटर्न्स TCS या कॉग्निजेंट या इन्फोसिस में प्लेस होते हैं, और वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर देखो रिज्यूम में मैंने डाला था सेल्स एंड मार्केटिंग इंटरनेट स्वदेशी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, तो मुझे उनका क्रॉस क्वेश्चन भी हुआ, मैंने आपका रेफरेंस भी दिया, एंड नाउ आई एम प्लेस। बहुत खुशी होती है। अभी आपकी मतलब कितने लोगों की टीम है? राइट नाउ वी हैव नियर अबाउट 15 पीपल्स इन मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन ये है कि आप जैसे मैकेनिक फील्ड से हो, है ना, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज नहीं होती इन टीम को मैनेज करने में एज अ CEO? डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज तो मुझे बिगिनिंग में आती थी कि लोगों को समझना नहीं आता था। जैसे बिगिनिंग में होता है कि यार अभी अलग अलग वैरायटीज के, अलग अलग स्टेट्स के लोग मुझसे जुड़ते थे, मीटिंग्स करते थे, और फिर वो होता है ना, नया नया जोश होता है, तो चलो ये बात करने से अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको टीम में ले लेते हैं। हाँ। फिर वो कुछ दिन बाद उनके थोड़ा सा वो हमारे नेचर मैच नहीं हो पाते थे, या हमारे वर्क एथिक्स उनके साथ मैच नहीं होते, वो लेफ्ट हो जाते थे। तो बुरा लगता था कि यार क्यों छोड़ा इसने ना, हम एक एक को जमा रहे हैं और ये छोड़ के जा रहा है। तो वो भी एक डिफिकल्टी आती थी। तो हमने उसमें थोड़ा सा फिल्टराइजेशन लगाया कि आपको थोड़ी देर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है ना प्रोफेशनल पीरियड, राइट, तो हम वैसे भी करने लग गए कि चलो आपको 2 मंथ या 3 मंथ हम प्रोफेशनल पीरियड में रखेंगे, अगर आपका काम अच्छा लगा तो यू विल बी इंक्लूडेड टीम, राइट, तब तक आप हमारे साथ इंटर्न्स रहोगे। तो वो वहां से वो डिसॉल्व हुआ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये आता था कि लोग हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को अभी भी बहुत कम समझते हैं, राइट, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है प्रोडक्ट्स की। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो प्योर हैंडमेड होता है, देयर इज नो यूज ऑफ मशीन्स। तो आर्टिस्ट का भी मुनाफा हमें देना है, हमारा भी कुछ लेना है, और डिस्पैचिंग रेट, प्लास्टिक फ्री डिस्पैचिंग, सब कुछ ये सारे यूएसपीज हैं। और टू बी ऑनेस्ट, हम इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है हैंडीक्राफ्ट्स की, या कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्रोडक्ट वैलिडेशन कार्ड दे। हम जैसे सोने को कार्ड मिलता है ना, दिस इज अ 24 कैरेट वाला सोना,
हाँ। वैसे हम कार्ड देते हैं प्रोडक्ट के साथ कि दिस इज प्योर हैंडमेड प्रोडक्ट, तो उस पर मेरी पर्सनली मेरी सिग्नेचर होती है, हमारा स्टैम्प होता है, और तभी हमारा प्रोडक्ट जाता है कस्टमर के पास। और बहुत बढ़िया फीडबैक भी आते हैं, यार हमने जैसा देखा था वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे या जहाँ पे वैसे ही एग्जैक्टली हमें मिला विदाउट डैमेज, और बहुत अच्छा फील होता है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। आपने मतलब एक जो अनऑर्गेनाइज था जिसको भूल गए थे इंडिया में, क्योंकि पहले यही सब चीज़ें चलती थी, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ही चलती थी, हाथ से बनी हुई चीज़ें चलती थी। अब पता नहीं मतलब यूरोपियन कंट्री से आके वो मतलब हैंडमेड नहीं आर्टिफिशियल चीज़ें चलने लग गई है। आप उसको दोबारा ला रहे हो, काफ़ी अच्छा है सर ये तो। सर आपका एक एनजीओ भी है, आप उस एनजीओ में करते क्या हो, मतलब उसमें क्या हेल्प करते हो लोगों की, थोड़ा बता सकते हैं? तो उसमें थोड़ा इंटरप्रेनर को सेल्फिश भी होना चाहिए, राइट। इंटरप्रेनर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों हाथ खोल के आप चलो यार जो करना है पूरे करते ही रहेंगे, राइट। खुद के लिए टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप एक सीईओ हो, अगर आप एक फाउंडर हो, डजंट मैटर कि आप कितने बड़े फाउंडर हो, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, आपकी कंपनी कितने करोड़ छापती है, डजंट मैटर, बट आपके पीछे वो लग रहा है ना, फाउंडर एंड सीईओ, तो लोगों का आपके प्रति देखने का अंदाज बहुत अलग है, राइट। वो ऑटोमेटिकली लोग आपको सर बोलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ये बैठता कैसा है, ये चलता कैसा है, राइट। तो वो अगर आप में खुद में वो नहीं है इनबिल्ट, या आप सीख नहीं रहे हो, तो वो फिर यार इंप्रेशन भी नहीं आएगा, और लोग ऐसा बोलते हैं कैसा सीईओ है ना, इसको मतलब ठीक से बात भी नहीं करते आती, वुमेन्स के साथ इसको बात नहीं करते, राइट। तो एनजीओ का कंसेप्ट ऐसा आया था कि हमें चैरिटी करना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मेरे अंकल हैं जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मनोज सोनोने करके, तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि अंकल यार मुझे कुछ करना है, बट मेरी एनजीओ एजुकेशनल रिलेटेड एनजीओ है, मुझे एजुकेशन देना या लोगों से बात करना, उनको सिखाना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि यार मुझे मेरे खाली टाइम में मुझे लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना है, कुछ लोगों से बातें करनी है, कैंप्स लेने हैं, ट्रेनिंग्स, या हम सेमिनार्स वेबिनार्स लेना चाहते हैं, बट एक इथिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए और वो परमानेंट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, और मैंने उनको बोला कि मुझे चैरिटी भी करना है। तो उन्होंने बोला कि यार चल तू एनजीओ डाल दे। तो मुझे एनजीओ का 0% नॉलेज था। मैंने बोला कि ये होता क्या है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में ये पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज हैं। तो इंटरप्रेनर्स को ऑलवेज थिंक बिग होना चाहिए, उनकी सोच ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए। तो स्टेट में थोड़े लिमिटेशंस थे। मैंने बोला अंकल यार स्टेट में तो बहुत लिमिटेशंस है, ये तो मुझसे नहीं होगा, मुझे डायरेक्ट सेंट्रल की चाहिए। बोला बेटा तुझे खर्चा भी बहुत लग जाएगा, तो चलो खर्चा करते हैं हम, बट मुझे केंद्र की चाहिए, तो सेंट्रल की एनजीओ चाहिए। तो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर दी, और एनजीओ डालने से पहले मैंने उसके 3 मंथ्स मैंने स्टडी किया कि एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि मुझे सपोर्ट के लिए आज भी मतलब ऐसा कोई बोलेंगे ना, अगर आप मार्केट में जाओगे आपको अच्छे सपोर्ट वाले या अच्छी गाइडेंस वाले 10 में से ना सिर्फ 2 ही लोग मिलेंगे। 8 लोग आपको गुमराह करेंगे, या आपको लॉन्ग टर्म वाला वे बताएंगे, या आपको टोटली आपको स्पॉइल कैसे करेंगे यही बताएंगे। सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको सही राह बताएंगे या सही गाइडेंस करेंगे। और देखो, और उसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर आपको एक टेम्पल बनाना है, समझो अभी गणपति बैठाते हैं, जब हम वर्गनी लेने जाते हैं, चंदा जमा करने, हमारे साथ 100 पीपल्स होते हैं, बट वो गणेश जी की जब मूर्ति आएगी उठाने के लिए सिर्फ 4 ही लोग आ गए हैं। वी नीड दोस 4 पीपल्स, हमें वो 4 ही लोग चाहिए जो आपके साथ रहेंगे ऑलवेज, राइट। तो वैसे जमाता हूँ। तो हमने सोचा कि चलो एनजीओ करते हैं, एजुकेशन सिस्टम है, तो उस एनजीओ का नाम हमने रखा आसरा इनोवेशन एंड मल्टीपर्पज फाउंडेशन। उस एनजीओ में हम करते क्या है, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स हो, वुमन एम्पावरमेंट के लिए कुछ चीजें करते हैं, जो
फिजिकली डिसेबल्ड गर्ल्स स्टूडेंट्स या एल्डर्स हैं, उनके लिए हम मोटर स्किल्स उनकी कैसे अच्छी होंगी उसके लिए हम फोकस करते हैं। या एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू वेपन्स आ रहे होंगे या न्यू मशीनरी आ रही होगी या सॉइल टेस्टिंग होगी, फर्टिलाइजर्स टेस्टिंग होगी, इनकी हम फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट। और अभी हमारी एनजीओ को 4 मंथ्स हुए हैं, नवंबर को हमने रजिस्टर किया था और धीरे धीरे अभी हम इनके इवेंट्स या कार्यक्रम लेके जा रहे हैं। सर बहुत बढ़िया ये भी। सर एक हम थोड़ा एंड पे आ गए तो यहाँ एक फन गेम है थोड़ा, व्हाट इफ करके। मतलब व्हाट इफ मतलब कि अगर आप एंटरप्रेन्योर ना होते या फिर आप एक सीईओ या फिर स्टार्टअप में नहीं जाते तो आप क्या करते, है ना, और क्या करते और क्यों करते ये भी बताना है। ओके। तो आप बता सकते हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर ना होते तो आप क्या करते। ओके, अगर मैं एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो टू बी ऑनेस्ट मुझे मजबूरी के कारण मुझे गवर्नमेंट जॉब करना पड़ता, और मेरे पापा के जैसे ही मॉर्निंग में जाओ टिफिन लेके बस के धक्के खाते जाओ और बस के धक्के खाते करते आओ, यही मुझे करना पड़ता। या वो भी नहीं होता तो किसी प्राइवेट कंपनी में 12, 15, 16 हज़ार काम करना।